चलिए, लैपटॉप ओपन कर लीजिए। माई एसक्यूएल को ओपन करेंगे। सेम सर्च बार में जाएंगे और टाइप करेंगे माई एसक्यूएल कमांड लाइन। रूट यूजर से कनेक्ट हमें होना है। पासवर्ड जो आपने दिया होगा वो आपको देना है। मेरा पासवर्ड रूट था, मैंने अपना पासवर्ड दे दिया। अब हम रूट यूजर में कनेक्ट हो गए। आइए। उसके बाद अगला काम है, आपको टेबल क्रिएट करनी है। टेबल हम किसी डेटाबेस में क्रिएट करते हैं। तो कल हमने कुछ डेटाबेसेस बनाए थे। अगर हम किसी भी डेटाबेस को बनाने के बाद चेक करना चाहते हैं कि वो डेटाबेस एग्जिस्ट करता है कि नहीं, या कितने डेटाबेसेस हैं जो हम पास्ट में बना चुके हैं, मान लीजिए हमें याद नहीं आ रहा है, तो ऐसा करने के लिए हमारे पास एक कमांड होती है, शो। और उसके बाद हम कीवर्ड लिखते हैं डेटाबेसेस, और उसके बाद इस कमांड को एंड करेंगे। एंटर करने पर क्या होगा, जितनी भी हमारी डेटाबेसेस कमांड है वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएंगी। शो डेटाबेसेस लास्ट में ऐसे लगाना है। तो अब आप देखो, तो यहाँ पर आपको आपका डेटाबेसेस की लिस्ट दिखाई दे रही है, जिसमें से कल जो मैंने बनाया था आपके बैच के लिए वो रहा 1:30 PM नाम से। बाकी और हो सकते हैं, किसी और बैच में बनाए होंगे। और ये जो चार डेटाबेसेस होते हैं ये प्री डिफाइंड होते हैं। इसमें हम अपना कोई टेबल नहीं बना सकते। ये प्री डिफाइंड हमारे डेटाबेसेस हैं जो माई खुद यूज करता है अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। तो आप अपने बनाए गए डेटाबेस के अंदर ही अपनी कोई टेबल बना सकते हैं। ठीक है। तो अब जिस डेटाबेस में हम टेबल्स क्रिएट करना चाहते हैं, हमें उस टेबल में, उस डेटाबेस में स्विच होना पड़ेगा। और ऐसा करने के लिए यूज कमांड होती है। यूज यूज के बाद उस डेटाबेस का नाम, जिस डेटाबेस में आप स्विच होना चाहते हैं। तो ये हमने कर दिया 1:30 PM। डेटाबेस में स्विच हो गए। अब यहाँ पर हम अपनी टेबल क्रिएट करेंगे। तो एक मैनुअल टेबल पहले मैं बनाकर दिखाता हूँ। उसके बाद उसी को हम इस डेटाबेस के अंदर बनाने की कोशिश करेंगे। तो मान लीजिए जो टेबल हम बनाना चाहते हैं वो किसी स्टूडेंट के जो रिकॉर्ड्स हैं उनको स्टोर करने के लिए बना रहे हैं। किसी यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं और उन स्टूडेंट्स को हमें टेबल में स्टोर करना है। ऐसा हम कुछ लेके चल रहे हैं। तो टेबल का नाम मान लीजिए हमने रख लिया स्टूडेंट्स। हम स्टूडेंट्स नाम की टेबल बनाएंगे। अब इस टेबल के अंदर आपको कॉलम्स की डेफिनेशन देनी है। कॉलम्स क्या क्या आप रखना चाहते हैं। तो कॉलम्स हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन करते हैं कि आप किसी भी स्टूडेंट की क्या इंफॉर्मेशन रखना चाहते हैं। जैसे उसका रोल नंबर रखना है तो रोल नंबर नाम से एक कॉलम बना दो। उसका नेम, उसका एज, उसका एड्रेस, उसका जेंडर, उसका आधार, पैन, जो जो आप रखना चाहते हो इंफॉर्मेशन, हर एक इंफॉर्मेशन के लिए एक कॉलम आप डिफाइन करेंगे। तो हम बहुत सिंपल लेके चलेंगे एक अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो मैंने यहाँ पर रोल नंबर दे दिया। हम रोल नंबर स्टोर करेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर स्टूडेंट का नेम स्टोर करना है, ये दे दिया। और साथ में हम मार्क्स स्टोर करेंगे। फिलहाल हम प्लान कर रहे हैं 3 कॉलम्स का। आप कितने भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर
डेटाबेस में क्या होता है, जब भी आप किसी टेबल में कॉलम्स को डिफाइन करते हैं तो उसी समय डेटा इंटीग्रिटी को मेंटेन करवाया जाता है। दैट मींस उसी समय आपको बताना पड़ता है कि रोल नंबर कॉलम जो आप बना रहे हैं, इसमें आने वाली वैल्यू का नेचर क्या होगा। नेचर का मतलब है वो टाइप क्या होगा, क्या वो न्यूमेरिक वैल्यूज होंगी, क्या वो टेक्स्ट वैल्यूज होंगी, क्या वो डेट होगी, क्या वो टाइम होगी, कोई पीडीएफ फाइल होगी, कोई इमेज आएगी, क्या आएगा इसमें। अब हम जानते हैं रोल नंबर स्टूडेंट का 1 2 3 4 न्यूमेरिक जनरली हमारा रहता है। ठीक है। तो किसी भी कॉलम में जब कोई वैल्यू हमारी आती है तो उस वैल्यू का नेचर डिफाइन करने के लिए डेटाबेस के अंदर कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम है डेटा टाइप्स। तो अभी हम डेटा टाइप्स को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, एक ओवरव्यू जस्ट दे रहे हैं सो डैट हम अपनी पहली टेबल को बना पाए। तो हमारे पास एक डेटा टाइप होता है जिसको हम इंटीजर प्रोनाउंस करते हैं, लिखते जनरली आईएनटी हैं। इंटीजर डेटा टाइप का नेचर होता है हमारा ऐसी वैल्यू को स्टोर करना जो एक होल नंबर है। नंबर पूरा होना चाहिए, अधूरा नहीं होना चाहिए। जैसे 1 2 3, अब आप बोलो 2.5, तो ये होल नंबर नहीं है। ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इंटीजर को नंबर विदाउट फ्रैक्शन, जिसमें फ्रैक्शन पार्ट नहीं हो उसको इंटीजर कहते हैं। ठीक है। तो अब रियल लाइफ में इंटीजर क्या क्या हो सकता है। ओटीपी, कभी ओटीपी अगर आता है तो हमेशा वो एक इंटीजर नंबर होता है, उसमें कोई फ्रैक्शन दशमलव वाला हिस्सा नहीं होता है। ठीक है। काउंट, इस क्लास में कितने स्टूडेंट हैं उनका काउंट। मान लो इस क्लास में 38 स्टूडेंट हैं, 39 हो सकते हैं, 38.4 नहीं हो सकते। किसी भी चीज का काउंट, इस रूम में कितने एसी लगे हैं, कितने फैन हैं, कितनी चेयर हैं, कितने लैपटॉप हैं, काउंट ऑफ एनीथिंग हमेशा एक इंटीजर आपका निकल कर आएगा। तो इस तरह से अगर हम रन्स की बात करें, एक इनिंग में किसी बैट्समैन ने कुछ रन बनाए तो वो हमेशा इंटीजर बनाए होंगे। हाँ, पूरे कैरियर में क्या एवरेज है वो अलग हो सकता है, बट एक इनिंग के रन हमेशा आपके इसमें आएंगे। इस तरह से और देखो तो सर, मोबाइल नंबर, आधार, अकाउंट नंबर, रोल नंबर, ये सब जनरली हमारा रियल लाइफ में अगर देखें तो ये कैसा होता है, हमारा इंटीजर नेचर का ही होता है। ठीक है। तो अब एक और हमारे पास डेटा टाइप होता है जिसको बोलते हैं फ्लोट। फ्लोट डेटा टाइप नंबर विद फ्रैक्शन, ऐसा नंबर जो फ्रैक्शन के साथ हमारा यूज होता है उसको हम बोलते हैं फ्लोट डेटा टाइप। एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं। हमने कहा ग्रेविटी, अर्थ पर ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है, 9.8। अगर मैं कहूँ 0.8 रहने दो, पूरी फिजिक्स बदल जाएगी। 0.8 बहुत जरूरी है। अब गोल्ड प्राइस, भाई गोल्ड का प्राइस, या जब आप गोल्ड को प्राइस की जगह गोल्ड का वेट लिख दो। अब गोल्ड का वेट 1 ग्राम 2 ग्राम, तो एक और दो के बीच में बहुत कुछ है। तो यानी कि एक्यूरेट, ध्यान से सोचो, फ्लोट वहां वहां यूज हो रहा है जहां पर एक्यूरेसी मैटर करती है। ठीक है। एवरेज, एवरेज मार्क्स, स्ट्राइक रेट, क्रिकेट में अगर आ जाए तो ऐसे ढेरों एग्जाम्पल हैं जहां पर हमारा फ्लोटिंग डेटा यूज होता है। ठीक है। अब इसी तरह से एक और हमारे पास डेटा टाइप है जो हमारा यूज होता है, जिसका नाम है हमारा बैरकैर, और यहाँ पे लेंथ या साइज कुछ भी आप बता सकते हो। ठीक है। तो बैरकैर जो डेटा टाइप होता है ये जनरली हमारा टेक्स्ट डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। टेक्स्ट डेटा में अल्फा न्यूमेरिक सारी चीजें आती हैं। ठीक है। तो ये हमारा
अल्फा न्यूमेरिक डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल के तौर पर किसी पर्सन का नाम हो सकता है। तो अब पर्सन का नाम विराट कोहली है, तो सर इसमें न्यूमेरिक तो आए नहीं। तो अल्फा न्यूमेरिक का मतलब है अल्फाबेट हो सकता है, साथ में अल्फाबेट प्लस नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो किसी का नाम हो सकता है। अब एड्रेस में तो आएगा। अब मान लो आप जिस जगह बैठे हो उसका एड्रेस मुझे लिखना है, तो आप लिखोगे A52 ड्यू कैट नोएडा सेक्टर 16। इसमें अल्फाबेट भी आ रहे हैं, डिजिट भी आ रही है, डैश भी आ रहा है, और अगर यूपी पिन कोड लिखोगे तो ब्रैकेट भी आएगा। तो ये अगर मुझे कहीं रखना होगा तो वेरकेर के अंदर रखोगे। ठीक है। ट्रांजैक्शन आईडी, ऑर्डर आईडी, है ना, तो ये सब जो होते हैं ये कैसे होते हैं, अल्फा न्यूमेरिक जैसे कॉन्सेप्ट हमारे होते हैं। चलो, तो इस तरह से अभी जस्ट मैं आपको तीन डेटा टाइप का ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, एग्जैक्ट डेटा टाइप्स क्या हैं उनके बारे में मैंने आपको अभी आगे जाके पढ़ाना है। तो अभी क्या है, ये तीन डेटा टाइप से हम लोग एटलीस्ट स्टार्ट कर लेंगे कि कैसे हम लोग एसक्यूएल में टेबल पे काम करते हैं। ठीक। कितने सर टोटल मुझे पढ़ाने हैं 20+ डेटा टाइप्स। अभी कितने बताए आपने, सिर्फ तीन बताए। बताए भी क्या, एक आइडिया दिया, बताए पूरे भी नहीं है अभी मैंने। अभी बहुत सारी बातें इंटीजर के बारे में जानने के लिए, फ्लोट के बारे में जानने के लिए, वैरचर के बारे में जानने के लिए। फिलहाल आज वो क्लास नहीं है। ठीक है। तो अब जब हम किसी भी कॉलम को डिफाइन करते हैं, तो कॉलम को डिफाइन करते समय हमें कॉलम का नाम और कॉलम के नाम के साथ उसका क्या बताना पड़ता है, डेटा टाइप। एसक्यूएल की क्लास है ना, तो आ जाओ फिर। भाई थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें, हमारी क्लास का टाइम 1:30 है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में 1:30 मेरी कोशिश रहती है बैच आपका स्टार्ट हो जाए। 1-2 मिनट ऊपर नीचे हो जाए तो अलग बात है ना। तो आप अपने घर से निकलने का शेड्यूल ट्रैफिक के हिसाब से, रेड लाइट के हिसाब से उस तरह का रखो कि आपको 1:25 1:20 आ जाना है। 2 मिनट ऊपर वेट कर लो, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। 2 मिनट लेट हो जाओगे तो शायद प्रॉब्लम में आ सकते हो। ठीक है। तो इस तरह से अपना ऐसा प्लान बनाओ कि 1:30 1:20 आप क्लास में आ जाओ। जैसे ट्रेन पकड़ने जाते हो उसी तरह से क्लास पकड़ने का प्लान बनाओ, तो टाइम पर आ जाओगे। और सिर्फ ये सोच कर आओगे क्लास लेनी है तो लेट हो जाओगे हमेशा। ट्रेन पकड़नी है टाइम से पहले आओगे। ठीक है। ऑनलाइन कैंडिडेट्स जो भी हैं, मेक श्योर जब आप क्लास ज्वाइन करेंगे तो क्लास ज्वाइन करने के बाद आपको अपना पार्टिसिपेंट नेम, अपने स्टूडेंट आईडी इस तरह से लिखना है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ऑनलाइन हैं जिनके साथ ब्रैकेट में उन्होंने अपनी स्टूडेंट आईडी लिखी हुई है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने स्टूडेंट आईडी नहीं लिखी हुई है। ठीक है, जैसे एक कैंडिडेट हैं जिनका सिर्फ मोबाइल की डिवाइस का नाम आ रहा है रियलमी। अब अगर हम इनको ट्रेस करेंगे कि ये हमारे यहाँ पर एडमिशन ले चुके हैं कि नहीं, तो इस नाम से कोई डेटाबेस में हमारे स्टूडेंट नहीं मिलेगा। और कुछ एक क्लास के बाद या दो क्लास के बाद ये क्लास ज्वाइन ही नहीं कर पाएंगे, और फिर ये परेशान होंगे कि मेरी क्लास क्यों नहीं चल रही, दुनिया ले रही है मेरी नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि इस नाम से कोई एडमिशन हुआ ही नहीं हमारे यहाँ पर। तो आप ऑनलाइन कैंडिडेट्स ध्यान रखेंगे कि जब भी आप अपना जूम ज्वाइन कर रहे हैं तो आपका जो नाम है वो ब्रैकेट में आपकी स्टूडेंट आईडी, दोनों चीजें मेंशन होनी चाहिए। आप सिर्फ नाम लिखेंगे तो आपका नाम एक आइडेंटिटी आपके लिए है आपकी फैमिली में, लेकिन यहाँ पर उस नाम के बहुत स्टूडेंट होंगे। तो अब कैसे पहचाने, उसी नाम से इवन सरनेम भी सेम हो सकता है, तो हम नहीं पहचान पाएंगे कि आप इसी बैच के स्टूडेंट हैं। तो उसका एक ही तरीका है, आपको जो स्टूडेंट आईडी दी जाती है वो इसलिए दी जाती है सो डैट आपको आइडेंटिफाई किया जा सके कि हाँ आप सही बैच ले रहे हैं। पता चला आपको जाना था दूसरे बैच में, आप इस बैच में आ गए, तो गलत बैच आपका चल रहा है, कोई फायदा नहीं हो रहा, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। और कई बार ऐसा भी होगा कि अगर आप ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं और आप अपना नेम और आईडी नहीं बता रहे हैं तो आप क्लास ही ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, और आपको ट्रेवल करना पड़ेगा क्लास ज्वाइन करने के लिए। फिर आप कॉल करोगे, मैसेज करोगे, वो फोन नहीं उठाएंगे, फिर परेशान होगे। तो ये सब आप अपने आप ही करते हैं। ठीक है, तो जो ऑनलाइन क्लास में आएंगे मेक श्योर क्लास ज्वाइन करते ही आपको अपना नाम और अपनी आईडी मेंशन करनी है। जिनको वो लोग जहां पर पार्टिसिपेंट का लिस्ट आ रहा है वहां पर जाएंगे माउस लेकर, वहां पर 3 डॉट बनकर आएंगे, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, रीनेम का ऑप्शन आएगा।
रीनेम पे जाकर अपना नाम लिखेंगे, ब्रैकेट में स्टूडेंट आईडी लिखेंगे। स्टूडेंट आईडी आपका आई कार्ड, आपकी फी रिसिप्ट पर लिखी होती है, जिसका जो फॉर्मेट होता है वो ईयर का नाम 2025 ऑब्लिक और एक नंबर होता है जो 3 से स्टार्ट हो रहा होगा। ठीक है, वो आप अपना देख सकते हैं। ठीक, तो भाई इन बातों का ध्यान रखेंगे। बाकी जो क्लास में आ रहे हैं उनके पास अपना आईडी कार्ड होगा ही होगा। जब आप आएंगे तो आपका आईडी कार्ड कभी भी चेक किया जा सकता है कि आप इसी बैच के स्टूडेंट हैं या किसी दूसरे बैच के स्टूडेंट हैं। ठीक है, चलो तो मोटी मोटी बातें समझ में आ गई। अच्छा, एक चीज और, जो ऑनलाइन कैंडिडेट्स हैं उनके साथ कोई अगर क्वेरीज आती हैं तो क्वेरीज को आप कैसे सॉल्व करेंगे, दो तरीके होंगे। पहला तरीका होगा, आप अपना हैंड रेज करेंगे, मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, मैं आपको अनम्यूट करूंगा। बाय डिफॉल्ट आपका माइक म्यूट है, आप अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पाएंगे। आप हैंड रेज करेंगे, आपका माइक मैं अनम्यूट करूंगा, आप मेरे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं बोलकर। दूसरा, चैट ऑप्शन इनेबल है, आप आपस में चैट नहीं कर पाएंगे, मेरे साथ चैट कर सकते हैं। तो आपकी कोई क्वेरी ऑनलाइन है तो आप मुझे चैट में लिखकर दे सकते हैं, मुझे लगता है वो लॉजिकल क्वेरी है, उसका आंसर मैं आपको दूंगा। ठीक है, चलिए। तो अब हमें यहाँ पर डेटा टाइप से वापस आ जाना है। रोल नंबर को मैंने दे दिया इंटीजर, नेम को मुझे देना चाहिए वैरकेर, क्योंकि नेम इस तरह का हमारा होगा। अब वैरकेर में हमें लेंथ बतानी होती है। लेंथ का मीनिंग क्या है वो समझते हैं। मान लीजिए इस नेम कॉलम में हम 3 स्टूडेंट के नेम स्टोर करेंगे, लाइक सोनू, मोनू, चिंटू। तो अब सोनू की लेंथ है 4, मोनू की लेंथ भी 4 करेक्टर है, लेकिन चिंटू की 4 से ज्यादा है। तो अब आप यहाँ पर जो लेंथ देते हैं वो उस नाम के अकॉर्डिंग सोच कर देते हैं जो सबसे ज्यादा लेंथ का हो सकता है। हमने कहा ऐसे क्या पता पहले से, तो 20 दे दो। अगर आप 20 लेंथ किसी भी वैरकेर का रखते हो तो इसमें हर वैल्यू 20 करेक्टर की हो सकती है। अगर उससे कम होगी कोई दिक्कत नहीं है, उससे ज्यादा होगी तो एरर आ जाएगी। ठीक है, इनिशियल लेवल पर आप कोई एक लेंथ देकर चलो। हमारे पास ऐसा कॉन्सेप्ट भी है कि कल को अगर आप इसका साइज चेंज करना चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल हम अपना 20 लेकर चल जाते हैं। ठीक, अब मार्क्स, मार्क्स कैसे रखने ज्यादा सही रहेंगे? फ्लोट रख लेते हैं, मान के चलते हैं एवरेज मार्क्स होंगे, रादर देन इंडिविजुअल सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, ये हम फ्लोट अपने एवरेज मार्क्स मान के चल सकते हैं। ठीक है, ठीक। अब मान लीजिए पहला स्टूडेंट आया, टेबल के अंदर रोल नंबर 1 कर दिया, नेम मान लो सोनू कर दिया, मार्क्स मान लीजिए इसके 72.3 आए। कोई दूसरा स्टूडेंट आया 2, नाम मान लीजिए मोनू कर दिया, और इसके मार्क्स 45.7 आ गए। अब जो हम इस तरह से वर्टिकली चीजों को समझते हैं तो इनको बोलते हैं कॉलम्स। रोल नंबर, नेम, मार्क्स, ये कहलाएंगे कॉलम्स। कॉलम्स जो होते हैं इनका टेक्निकल नाम जो डेटाबेस प्रोग्रामिंग में होता है फील्ड्स होता है। तो आपको बहुत ज्यादा, अगर कभी टेक्निकल कुछ डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे डेटाबेस का, तो वहां पर हो सकता है कॉलम की जगह वर्ड लिखा मिले आपको फील्ड, ज्यादा बार आपको फील्ड ही लिखा मिलेगा। कॉलम तो एक लेमन टर्म होती है हमारी। ठीक है, चलो तो ये हमारे इस टेबल में 3 फील्ड्स हो गए, रोल नंबर, नेम और मार्क्स। और हर फील्ड का डेटा टाइप आपको बताना पड़ता है, बिना डेटा टाइप के फील्ड हमारा नहीं चलता। एक्सेल में यही चीज मिसिंग थी, ना तो कॉलम का नाम बताना वहां पर फोर्स है और ना उसका टाइप बताने का फोर्स है। ठीक है, अब ये जो आपका अरेंजमेंट है इस तरह से, ये एक हॉरिजॉन्टल फॉर्म में जो आपने यहां पे देखा, इसको हम रो के नाम से जानते हैं, दिस इज नोन एज रो, या इसी को रिकॉर्ड भी कहा जाता है। रो या रिकॉर्ड एक ही बात होती है। तो जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है आपका टेबल के अंदर उसको हम बोलते हैं रो या रिकॉर्ड, और जो वर्टिकल अरेंजमेंट है उसको बोलते हैं कॉलम्स या फील्ड्स। ठीक है, तो अब अगर कोई आपसे पूछे रिकॉर्ड की डेफिनेशन क्या है तो आप कहेंगे रिकॉर्ड इज ए कलेक्शन ऑफ हेट्रोजीनियस डेटा। हेट्रोजीनियस का मतलब एक इंटीजर है, एक वैरचर है, एक फ्लोट है ना। तो हेट्रोजीनियस डेटा के कलेक्शन को ही क्या बोला जाता है, रिकॉर्ड कहा जाता है। ठीक है, तो रो एक लेमन टर्म हो गई, रिकॉर्ड टेक्निकल टर्म हो गई, डेटाबेस की टर्म हो गई। तो दोनों ही
हमारा यूज होती हैं कई बार। अब ये हम कुछ प्लान कर रहे हैं कि ऐसा हम कुछ करने वाले हैं। अब ऐसा करने के लिए हमें कुछ लिखना पड़ेगा, और जो भी हम डेटाबेस में लिखते हैं एसक्यूएल लैंग्वेज का यूज करके लिखते हैं। और एसक्यूएल लैंग्वेज हमारी कमांड बेस्ड लैंग्वेज है, तो जो भी आप काम करेंगे उसकी कोई कमांड होती होगी। तो सबसे पहला काम क्या होगा, टेबल को क्रिएट करना। तो अगर हम टेबल क्रिएट करना चाहते हैं तो हमारे पास क्रिएट कमांड होती है, क्रिएट। अब कल हमने डेटाबेस क्रिएट किया था, तो क्रिएट के बाद डेटाबेस कीवर्ड लगाया था। आज हम टेबल बनाना जा रहे हैं, तो क्रिएट के बाद लिखेंगे टेबल। एसक्यूएल केस सेंसिटिव नहीं होती, लोअर केस अपर केस किसी में लिखिए, दोनों में आपका चलती है। क्रिएट टेबल। उसके बाद टेबल का नाम, किस नाम की टेबल आप बनाना चाहते हैं, स्टूडेंट्स। तो सर टेबल का नाम क्या फ्रीली कुछ भी दिया जा सकता है? आंसर इज नो। टेबल का नाम वो नहीं दिया जा सकता जो पहले से ही हमारा माई सीक्वल डेटाबेस में कोई कीवर्ड का नाम है। तो माई सीक्वल डेटाबेस में 100+ कीवर्ड्स हैं। अब उनको बता पाना बहुत मुश्किल है, बट एक आइडिया है कि आप जो टेक्निकल टर्म्स हैं डेटाबेस के, उनके नाम से टेबल मत बनाओ। जैसे आप कहोगे मैं टेबल का नाम इंट रखूंगा, एरर आएगी, क्योंकि इंट तो एक कीवर्ड है। आप टेबल का नाम वैर कर रखोगे, नहीं रखा जाएगा। आप टेबल का नाम फ्लोट रखोगे, नहीं चलेगा। ठीक है, तो आप अपने टेबल के नाम जो दे रहे हैं वो फ्रीली नहीं दे सकते हैं। ठीक है, बहरहाल ये कंफर्म है कि रोल नाम से कोई कीवर्ड नहीं है, तो ये नाम दिया जा सकता है। ठीक है, चलो। अब हमने यहां पर टेबल का नाम रखना है अपने जो कॉन्टेक्स्ट है उसके हिसाब से, स्टूडेंट। टेबल का नाम रोल देना कोई सेंस नहीं रहेगा, कॉलम का नाम रोल दिया जा सकता है। तो टेबल का नाम हमने स्टूडेंट्स रख लिया, उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद अब यहां पर पहले कॉलम का नाम लिखेंगे। तो पहले कॉलम का नाम हो गया हमारा रोल। जो भी देना है आप लिखो, कॉलम के नाम में स्पेस नहीं आना चाहिए। आप बोलो रोल नंबर रखेंगे, तो रोल नंबर ऐसे नहीं लिखना है, एरर आ जाएगी। फिर ऐसे लिखना है या ऐसे लिखना है। तो अच्छी प्रैक्टिस अंडरस्कोर की है। ठीक है, तो हम फिलहाल उसमें नहीं जा रहे, सिंपल लिख देते हैं रोल। स्पेस के बाद इसका नेचर, मतलब डेटा टाइप, इंट। अब किसी भी कॉलम पर आप अगर कोई कांस्ट्रेंट कोई वैलिडेशन लगाना चाहते हैं तो उसको भी डिफाइन कर सकते हैं, बट अभी फिलहाल हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। अभी हम एक बेसिक टेबल बना रहे हैं जो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन इतना सही है कि हमें सीखने को काफी मिलेगा। अब जब ये कॉलम की डेफिनेशन पूरी हो जाएगी तो अब कॉमा लगाएंगे। कॉमा का मतलब है अब नेक्स्ट कॉलम के बारे में आप कुछ बताएंगे। तो नेक्स्ट कॉलम का नाम हम नेम रखना चाहते हैं, स्पेस देकर यहां लिखेंगे वेरकेर। अब इंट और वेरकेर थोड़े अलग टाइप के हमारे डेटा टाइप्स हैं। अलग टाइप के मतलब यह है कि जो इंट डेटा टाइप है ये हमारा फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड साइज का होता है। और जो वैरकर होता है ये डायनेमिक साइज का होता है। क्या मतलब है इस बात का, उसको समझते हैं। इंटीजर आपसे ये नहीं पूछता कि जो मेरे अंदर वैल्यू आएगी वो कितनी बड़ी हो सकती है, क्योंकि इंटीजर पहले से ही डिसाइडेड है कि लगभग 8 से 9 डिजिट तक की वैल्यू स्टोर कर सकता है बस। मैंने आपको बात बताई नहीं, जस्ट एक आइडिया दे रहा हूं। एग्जैक्ट कितनी होगी वो नहीं पता, लेकिन इंटीजर में 8 से 9 डिजिट तक की वैल्यू आ सकती है। इसका मतलब अगर आप अकाउंट नंबर, आधार नंबर 12 डिजिट का अगर आपका है तो इंटीजर में स्टोर करने जाएंगे एरर आ जाएंगे। इंटीजर के अलावा कोई और टाइप पढ़ना पड़ेगा। इंटीजर का साइज हम कम ज्यादा नहीं कर सकते, फिक्स्ड है, पहले से बता दिया गया है। आपकी रिक्वायरमेंट इतने की है तो इंटीजर लगाना, नहीं तो और मिलेंगे। अभी तो मैंने बताया डेटा टाइप 20+ हैं, वो 20+ ऐसे निकलेंगे हमारे। किसी में ज्यादा बड़ी वैल्यू आती है, किसी में और ज्यादा बड़ी वैल्यू आती है, एंड सो ऑन सो ऑन। वैरकर कह रहा है कि मेरे साथ ऐसा नहीं है, मैं फिक्स साइज का नहीं हूं, मुझे बताओ कि मेरा साइज क्या होना चाहिए। इसीलिए वैरकर के साथ हमेशा बताना पड़ेगा, नहीं बताओगे तो एरर आएगी। ठीक है, तो वैरकर को हमने कहा कि फिलहाल
आपकी जो लेंथ है वो हम 20 रख रहे हैं, मतलब इस कॉलम में हर वैल्यू जो आएगी वो 20 कैरेक्टर हमारी हो सकती है। ठीक है, कम आएगी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा आएगी तो एरर आ जाएगी। ठीक, तो वेरकेर में साइज बताना क्यों जरूरी है? क्योंकि वो डायनेमिक साइज का होता है। इंट में क्यों कुछ नहीं बताए? वो फिक्स साइज का होता है, पहले से ही पता है। हमें नहीं पता वो अलग बात है, बट इंट को पता है कि मेरा पहला का साइज क्या है, उसी के हिसाब से वो अपना काम करता है। वेरकेर का कोई प्री डिसाइडेड साइज नहीं है। ठीक है, अब अगला आता है हमारा मार्क्स कॉलम। फ्लोट, फ्लोट भी कह रहा है मैं भी इंटीजर की तरह ही हूं, मेरे अंदर मुझे पता है कि कितनी बड़ी वैल्यू आ सकती है, ना तो कोई साइज वाइज नहीं होता मेरा। कितनी आती है वो छोड़ते हैं फिलहाल। ये लो, तो अब ये हमारी पहली टेबल बनने जा रही है। क्रिएट कमांड का यूज करके स्टूडेंट नाम की टेबल बनेगी, जिसमें 3 कॉलम बनकर तैयार होंगे। अगर आपके पास पहले से ही अपने 130 वाले डेटाबेस में इस नाम की टेबल हुई तो एरर आएगी, टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, और अगर नहीं हुई तो क्रिएट हो जाएगी, क्वेरी होके कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि टेबल बनकर हमारी ये तैयार हो गई। बिहाइंड द सीन हमारे लैपटॉप में एक फोल्डर बन गया होगा जिसका नाम होगा 130 PM। जिस नाम से हमने डेटाबेस बनाया है उसी नाम से हमारा एक फोल्डर बन गया होगा। उस फोल्डर के अंदर टेबल को इनक्रिप्ट करके स्टोर कर दिया गया होगा। क्यों? क्योंकि मान लो आज आपने इसको क्लोज कर दिया, कल आओगे तो टेबल मिलनी चाहिए। तो कहां से लाएंगे टेबल? आपके लैपटॉप में कहीं रखे होगे तभी तो फैच करके ले आएंगे। तो जितना भी हम यहाँ पर कर रहे हैं कुछ भी, बिहाइंड द सीन सब इनक्रिप्ट फॉर्म में हमारे लैपटॉप में एक फोल्डर के अंदर सेव कर दिया जाएगा। वो फोल्डर हिडन डायरेक्टरी के अंदर बनाया जाता है ताकि आपको पता ना चले कि ऐसा हो रहा है। मैं अपने लैपटॉप पर दिखा देता हूं, आप अपने लैपटॉप पर उसे ना देखें, है ना, क्योंकि आप देखने जाओगे कुछ इधर उधर हो गया फिर दिक्कत हो जाएगी। सी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर होता है, प्रोग्राम डेटा। इसके अंदर अब आपके में ना प्रोग्राम डेटा फोल्डर ही नहीं होगा। आप व्यू में जाओगे और यहाँ पे हिडन आइटम पे क्लिक करोगे तब दिखेगा। ठीक है, तो मैं फिलहाल रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। प्रोग्राम डेटा के अंदर माई एसक्यूएल फोल्डर बनेगा, इस माई एसक्यूएल फोल्डर के अंदर माई एसक्यूएल सर्वर फोल्डर बनेगा, इसके अंदर डेटा फोल्डर बनेगा। डेटा फोल्डर के अंदर जो आपने डेटाबेस बना रखे हैं, हर डेटाबेस का एक फोल्डर बन जाता है। ये बन गया 130 वाला। अब इसके अंदर जाएंगे तो हमारी टेबल इनक्रिप्टेड फॉर्म होगी, दिखेगी दिखेगी लेकिन समझ में कुछ नहीं आएगा। ये है स्टूडेंट टेबल, IBD नाम की फाइल बनी है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर देखूं क्या लिखा है तो कुछ कुछ समझ में आ सकता है, सब कुछ समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तो एक्सेल में ऐसे हो जाएगा, एक्सेल में अगर मैं फाइल दिख गई तो समझ में आ ही जाएगी क्या लिखा है। अब ये फाइल सिर्फ आपके एसक्यूएल के एडिटर पे ही समझ में आ सकती है। अगर मैं किसी को पेन ड्राइव में दे दूं और उसको एसक्यूएल नहीं आती तो वो देख नहीं सकता क्या है, जबकि है उसके पास डेटा। चलो, अब इसको क्लोज कर देते हैं। हम इसके पास फिलहाल बार बार नहीं आएंगे। एक बार मैंने आपको अपने लैपटॉप पर बता दिया कि ये सब कहाँ स्टोर हो रहा है, और जो अब भी हम रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे वो सारे रिकॉर्ड इसी के अंदर स्टोर हमारे होते रहेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझसे पूछना चाहते हैं कि एक टेबल में कितने रिकॉर्ड आ सकते हैं, जैसे एक्सेल की शीट में आपने बताया था 10 लाख रिकॉर्ड आ जाते हैं, इसी तरह से बताओ एक टेबल में कितने रिकॉर्ड आते हैं। तो लॉजिकली इसका आंसर दिया जाता है, इसका आंसर कभी नंबर में नहीं आता है। लॉजिकली आंसर क्या है? टेबल में जितने रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं वो सब इसी फाइल में स्टोर होंगे, इसी फाइल में स्टोर होंगे हमारे, है ना। अब ये फाइल का साइज अभी कुछ नहीं है, इसमें 0 रिकॉर्ड है, सिर्फ टेबल की डेफिनेशन है, 112 KB की है। तो जब मैं इसमें और रिकॉर्ड इंसर्ट करूंगा तो फाइल का साइज बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, बढ़ते ही रहेगा। तो अब डेटाबेस क्या कह रहा है? डेटाबेस ये कह रहा है कि भाई हमें कोई दिक्कत नहीं है टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करने में, ये पता कर लो कि हम
जब वो सारे के सारे रिकॉर्ड को आपके सिस्टम में इस जगह स्टोर करेंगे, तो मैक्सिमम ये फाइल कितनी बड़ी हो सकती है? ये फाइल का साइज मैक्सिमम कितना हो सकता है? 2 GB हो सकता है, 4 GB हो सकता है, 10 GB हो सकता है, 40 GB हो सकता है। वो आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से पूछोगे। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका विंडोज है, तो विंडोज में कौन सा आप फाइल टाइप यूज कर रहे हैं? FAT32 यूज कर रहे हैं, NTFS यूज कर रहे हैं, या कौन सा कर रहे हैं? तो अलग अलग फाइल टाइप के हिसाब से डिसाइड होता है। तो अगर आपका प्लेटफॉर्म डेटाबेस कह रहा है, मेरे पास इसका आंसर नहीं है, आपका प्लेटफॉर्म एक फाइल का साइज मान लो 10 GB अलाउड करता है, तो अब 10 GB में कितनी इसमें रो आ जाएंगी, अपना देख लेना कितनी आ जाएंगी, उतनी आ सकती हैं। तो नंबर नहीं आंसर, साइज आंसर है कि आपका टेबल में कितने रिकॉर्ड आएंगे, नंबर नहीं। ये बताओ कि आपकी जो फाइल सिस्टम है उसका साइज कितना हो सकता है? हो सकता है उबंटू में ये 20 GB होता हो सकता है लिनक्स के अंदर 40 GB होता हो। तो डेटाबेस के पास अपनी लिमिट नहीं है, डेटाबेस की लिमिट आपके प्लेटफॉर्म की लिमिट पर डिपेंड करती है इस बात के आंसर के लिए कि एक टेबल में कितने रिकॉर्ड आपके इंसर्ट हो सकते हैं। बहरहाल, अब टेबल बनकर हमारी तैयार हो गई। अब सर इसके अंदर इंसर्ट करने की बात करते हैं। तो टेबल में जब रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे, तो ऐसा करने के लिए इंसर्ट नाम की कमांड होगी। तो इंसर्ट इनटू, इंसर्ट एक कीवर्ड है, एज इट इज लिखना है। इनटू एक कीवर्ड है, एज इट इज लिखना है। उसके बाद टेबल का नाम, जिस टेबल में इंसर्ट करना है उसका नाम लिखेंगे। तो हमने स्टूडेंट्स नाम से बनाई है, तो स्टूडेंट्स नाम से लिख देते हैं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स। उसके बाद वैल्यूज कीवर्ड आएगा। तो अब तक के सिंटैक्स में सिर्फ एक वर्ड ऐसा है जो आप हर बार चेंज करेंगे, टेबल का नाम। अगर टेबल का नाम आपका एम्प्लॉय होता तो इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, टेबल का नाम ऑर्डर्स होता तो इंसर्ट इनटू ऑर्डर्स, इंसर्ट इनटू बैंक, इंसर्ट इनटू टिकट्स, एंड सो ऑन। उसके बाद अब अगला काम है, वैल्यूज के आगे पैरेंथेसिस लगाएंगे, ओपन पैरेंथेसिस लगाएंगे, देन लास्ट में क्लोजिंग वाली। अब इस ओपन पैरेंथेसिस में आपको क्या करना है, आपको अपना ऑर्डर ध्यान होना चाहिए कि मैंने जो टेबल में कॉलम्स डिफाइन करे हैं उनका क्या ऑर्डर था। ऑर्डर का मतलब उनका टाइप का ऑर्डर। कॉलम का नाम मैटर नहीं करता एसक्यूएल इंजन के लिए, मैटर करता है उनका डेटा टाइप। तो अब अगर यहां देखा जाए, तो पहला कॉलम किस टाइप का है हमारा? इंटीजर। तो अगर पहला कॉलम इंटीजर है, तो आप पहली वैल्यू इंटीजर टाइप की लिखेंगे। तो आपने लिख दी मान लो 1। इंसर्ट कमांड को फिलहाल इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि ये रोल नंबर कॉलम है, उसको इंटरेस्ट इस मामले में है कि ये इंटीजर कॉलम है और जो वैल्यू है वो इंटीजर आ रही है। अगर ये कुछ और आ गई तो या तो राउंड हो जाएगी, ट्रंकेट हो जाएगी, या एरर आ जाएगी। ठीक है, राउंड ट्रंकेट एरर का मतलब है, मैंने यहां पर लिख दिया 1.2, तो इसको राउंड कर देगा, बनी इंसर्ट करेगा। मैंने यहां पे लिख दिया स्ट्रिंग के अंदर मान लीजिए 1, तो अपने आप इसको कन्वर्ट कर देगा इंटीजर में। मैंने लिख दिया यहां पर हाई, अब ये इंट में कन्वर्ट होगा भी नहीं, अब सीधे एरर आ जाएगी। ठीक है, तो इंसर्ट करते समय जिस कॉलम के लिए वैल्यू इंसर्ट करी जा रही है उस कॉलम का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, उस कॉलम का डेटा टाइप इंपॉर्टेंट होता है। तो हमने पता है इंटीजर और 1 एक इंटीजर है। अगला कॉलम है वैरकर टाइप का, जो कि नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वैरकर कॉलम में जब भी वैल्यू लिखी जाती है, हमेशा कोट्स के पेयर में लिखी जाती है, चाहे सिंगल कोट्स का पेयर लगा लें, चाहे डबल कोट्स का पेयर लगा लें, दोनों में से कोई सा आप यूज कर सकते हैं, दोनों सही हैं। तो मैंने मान लो डबल कोट्स का पेयर यहाँ पे लगा लिया, नेम मान लो मैंने कर दिया सोनू। अगर ये 20 कैरेक्टर से ज्यादा हो गया तो एरर आ जाएगी। ऐसा नहीं है 20 होंगे बाकी इग्नोर कर देंगे, नहीं, सीधे एरर आएगी। कॉमा, तीसरा जो कॉलम है उसका टाइप है फ्लोट। अब यहां पर आप जो वैल्यू रखेंगे वो फ्लोट टाइप की होनी चाहिए, जो कि मार्क्स कॉलम के लिए हमारा स्टोर हो रही है। तो मान लीजिए ये कर दिया मैंने 72.3 जो आपने प्लान किया था, पैरेंथेसिस क्लोज कर दी। अब मेरे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कमांड को कंप्लीट मानते हैं और इतना ही इंसर्ट कर देते हैं। दूसरा ऑप्शन है
सर अभी एक रिकॉर्ड और भी इंसर्ट करना है, तो या तो दोबारा फिर लिख लेंगे इंसर्ट, या फिर इसी इंसर्ट में मल्टीपल रिकॉर्ड को भी इंसर्ट कर सकते हो। कैसे? कॉमा लगाएंगे। अब दूसरा रिकॉर्ड जो इस वाली इंसर्ट कमांड से इंसर्ट होगा, उसके लिए फिर से पैरेंथेसिस के अंदर उसकी जो वैल्यूज हैं वो लिखेंगे। तो पहला रोल नंबर के लिए हो गया जो कि इंटीजर है, दूसरा इसके लिए हो गया, तीसरा हमारा मान लो इसके लिए हो गया। अभी एक और इंसर्ट करूंगा मैं ताकि कुछ नया सीखने को मिले। तो अब ध्यान से अगर हम देखें तो सर ऐसा पॉइंट आ सकता है कि आप इंसर्ट कमांड जब लिखोगे तो आपकी लाइन पूरी हमारी फुल हो जाएगी, जगह ही नहीं बचेगी लिखने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, ये तो अपना मैनेज कर लेगा एडिटर, लेकिन हमें एक लाइन में पूरा देखने में अजीब लगेगा, है ना? तो आप क्या कर सकते हैं, एंटर करके अपनी कमांड को नेक्स्ट लाइन पे कंप्लीट कर सकते हैं। तो एसक्यूएल की कमांड्स ऐसा नहीं है कि एक ही लाइन में पूरी लिखनी होती है, मल्टी लाइन पर लिखी जा सकती है। मल्टी लाइन कब तक मानी जाएगी? जब तक सेमी कॉलन एंड वाला नहीं आ जाता। आपने कोई कमांड लिखनी शुरू करी, आप एंटर करिए, एग्जीक्यूट नहीं होगी, कंटिन्यूएशन में आ जाएगी नेक्स्ट लाइन पर। एंटर करने पर एग्जीक्यूट तब कराई जाती है जब कमांड को एंड किया गया है सेमीकोलन लगाकर। तो अभी ये एंटर करा, आगे आ गए। फिर उसके बाद अगला जो हिस्सा लिखना है वो लिख दो अपना। मान लो चलो एक और लिख दिया मैंने, और यहां पर मान लो मैंने कर दिया 56.8, कुछ भी कर दो ऐसे करके। इंटीजर फ्लोट कंपैटिबल है। इंटीजर में फ्लोट भी चला जाता है लेकिन वो राउंड होकर जाएगा, फ्लोट में इंटीजर चला ही जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब एक रिकॉर्ड और इंसर्ट करेंगे सो डैट कुछ समझ पाए। मान लीजिए ये जो चौथा रिकॉर्ड है, हमसे कहा गया इसके मार्क्स अभी आए ही नहीं है, इसकी कॉपी चेक नहीं हुई है, या कोई कॉपी मिसप्लेस हो गई है, तो अभी इसका रिजल्ट आया ही नहीं है, इसके मार्क्स दिखाने ही नहीं है। बट अकॉर्डिंग टू रूल इंसर्ट करते समय आपको सारे कॉलम की वैल्यू इंसर्ट करनी ही पड़ेंगी, और अगर आप किसी कॉलम की वैल्यू इंसर्ट नहीं करते हैं तो फिर एरर आ जाएगी। तो आप इस सिनेरियो में नल को इंसर्ट करते हैं। नल एक स्पेशल वैल्यू होती है डेटाबेस के अंदर, जो किसी भी कॉलम में आप तब इस्तेमाल करते हैं जब आपको उस कॉलम की एक्चुअल वैल्यू ना पता हो, और मजबूरी में आपको उस कॉलम को वैल्यू देनी ही पड़ेगी, नहीं तो एरर आ जाएगी। तो आप वहां पर क्या लिख सकते हैं, नल लिख सकते हैं। कैप्स में लिखो या नॉर्मल लिखो, फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एसक्यूएल केस सेंसिटिव नहीं है। तो अब चौथे वाले रिकॉर्ड में मार्क्स की वैल्यू आपको नल दिखाई देगी। हाँ, केस सेंसिटिव नहीं है, कर सकते हो। लोअर अपर टेबल का नाम स्टूडेंट छोटे में लिखा है, बड़े में लिख दो तो भी चल जाएगा। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बाकी अपर लोअर किसी में भी कर सकते हो। क्वेरी ओके, फोर रोज अफेक्टेड, दिस। अब
पहली बार में ही हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। अब इसको ज्यादा अच्छा सीखने के लिए हम इसमें गलतियां करेंगे, क्योंकि हम कई बार गलतियों से ज्यादा अच्छा सीखते हैं। तो एक रिकॉर्ड और इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स वैल्यूज। उसके बाद मैंने यहां लिख दिया रोल नंबर मान लीजिए 5, नेम मान लो विराट, मार्क्स कर दिए 88.8। तो रोल नंबर 5 हो सकता है कि नहीं? तो इसको ऐसे बोलने ज्यादा सही है कि क्या इंटीजर में स्ट्रिंग इंसर्ट हो सकती है कि नहीं। ऐसी स्ट्रिंग जो कंपैटिबल नहीं है, लेकिन ये स्ट्रिंग अगर कंपैटिबल होती तो इंसर्ट हो जाती, बट ये नहीं है सर। तो मुझे लगता है एक एरर आनी चाहिए। इनकरेक्ट इंटीजर वैल्यू 5 फॉर कॉलम रोल नंबर। तो जिस टाइप का आपने कॉलम बनाया है, इंसर्ट करते समय उसी टाइप का आपको इंसर्ट करना होगा। ठीक है। अब दूसरा काम करते हैं। मैंने क्या करा, मैंने इसको ऐसे 5 कर दिया। अब सही है। तो एसक्यूएल में क्या होता है, इंटरनली एक कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जाता है, टाइप कन्वर्जन। अगर आपका इंसर्टेड वैल्यू का टाइप अलग है और जो टारगेट कॉलम है जिसमें वो इंसर्ट हो रही है उसका टाइप अलग है, तो वो एरर देने से पहले कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा कि शायद ये इसमें स्टोर हो जाए कन्वर्ट करके। अगर वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगी तब एरर आएगी, और अगर वो कन्वर्ट हो सकती होगी तो एरर को बचा लिया जाएगा। देखते हैं क्या इस बार ये 5 जो स्ट्रिंग में लिखा हुआ है इंटीजर में कन्वर्ट करा जाए तो हो पाएगा कि नहीं। अगर हो गया तो इंसर्ट हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। हो गया। बिहाइंड द सीन क्या चला, टाइप कन्वर्जन। ठीक है। किसी भी स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट किया जा सकता है अगर उसमें सिर्फ इंटीजर लिखा हो। अगर उसमें कोई अल्फाबेट आ गया, कोई और सिंबल आ गया तो एरर आ जाती है, फिर वो कन्वर्ट नहीं हो पाता है। ठीक है। तो अच्छी अप्रोच नहीं है, लेकिन आपको इसका आइडिया होना चाहिए कि हाँ ऐसे किया जाता है। किसी ने हैंड रेस किया था, कोई क्वेश्चन है क्या? एक बार दोबारा बताओ, अगर है तो अनम्यूट करते हैं। ठीक है। अब फिर से इंसर्ट कमांड लिखेंगे, सिनेरियो चेंज करके। मैंने यहाँ पे सबको सही लिख दिया। क्या चल रहा है आपके ब्रेन में? हमने कहा ये चल रहा है कि इस वाले स्टूडेंट के मार्क्स भी नहीं आए हैं अभी, तो हम मार्क्स इंसर्ट कर ही नहीं रहे। हम सिर्फ दो ही कॉलम की वैल्यू इंसर्ट करेंगे, रोल नंबर और नेम। रूल कहता है कि सारे कॉलम की इंसर्ट करनी पड़ेगी, जिसकी नहीं पता है नल कर दो इंसर्ट। लेकिन ये नहीं हो सकता, कुछ लिख ही नहीं रहे हो। हमने कहा देखते हैं क्या होगा, कुछ तो बोलेगा, तो एंटर करेंगे तो कह रहा है गिनती मैच नहीं हो रही है। कॉलम काउंट डज नॉट मैच वैल्यू काउंट। कॉलम काउंट इन टेबल 3 मिले होंगे इसे, और वैल्यू काउंट अभी इंसर्ट में 2 मिली वैल्यू, तो मिसमैच हो गई, इसलिए हमारी। तो अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपको साथ में नल अपना लगाना पड़ेगा। एक तरीका तो वही हो गया जो मैंने सिखाया। अगर आप किसी भी कॉलम की वैल्यू को
स्किप करना चाहते हैं, मिस करना कहते हैं जनरली टेक्निकल भाषा में, कि मैं इस कॉलम की वैल्यू को मिसिंग बनाना चाहता हूं, तो मिसिंग वैल्यू को नल के नाम से जाना जाता है। तो दूसरा तरीका एक और है, वो ये कि आप इंसर्ट करते समय टेबल के नेम के बाद ब्रैकेट में उन कॉलम्स को स्पेसिफाई कर दो जिनके लिए आप अभी वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हो। हमने कहा रोल नंबर की, कॉमा, नेम की। ऐसा करने से क्या होता है, अब इस इंसर्ट कमांड में इन दोनों वैल्यू को उन कॉलम के साथ मैच कराया जाएगा जो आपने अभी बताए हैं। टेबल में कितने हैं, अब वो बात खत्म हो गई। अब ये वाला वैल्यू, पहली वैल्यू पहले कॉलम में जाके इंसर्ट होगी, दूसरी वैल्यू दूसरे में जाके इंसर्ट होगी, और एसक्यूएल का एक अपने आप रूल अप्लाई हो जाएगा। जिन कॉलम्स को आपने यहां स्पेसिफाई नहीं करा है उन सब की डिफॉल्ट वैल्यू, डिफॉल्ट वाला अपने आप की वैल्यू नल हमारी इंसर्ट कर दी जाएगी, तो आपको नल लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोनों में से कोई सी अप्रोच आप यूज कर सकते हो। इस वाली अप्रोच में लिखना ज्यादा पड़ गया, कॉलम का नाम आपको पता होने चाहिए, ठीक है। नल वाली अप्रोच में शायद आपको वो कॉलम का नाम लिखने की जरूरत नहीं पड़ी है। तो दोनों तरीके हैं किसी भी कॉलम की वैल्यू मिस करने के, या तो मैन्युअली नल पास कर दो, या फिर टेबल के नेम में जिन जिनको वैल्यू देनी है उनका नाम लिखोगे, और जिनका नहीं लिखा है ऑटोमेटिक उनमें नल पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है। तो दोनों में से कौन सी अप्रोच यूज करनी चाहिए, डिपेंड करता है क्या सिनेरियो है। चलो, अब सर इंसर्ट करना हमारे लिए आ गया, और समझ में भी आ गया कि किस टाइप की वैल्यू कैसे दी जा सकती है। अब सर एक बार देख भी लेते हैं कि जो वैल्यू हमने इंसर्ट करी है वो हमारा कैसी है टेबल के अंदर देखने में, ठीक है। तो अब पीछे ध्यान रखना, वो फाइल का साइज बढ़ रहा होगा, 112 केबी मेरे में जो पहले था बढ़ गया होगा, कुछ और हो गया होगा। जितने रिकॉर्ड इंसर्ट करोगे फाइल बढ़ती चली जाएगी वो, ठीक है। तो अब अगर हम टेबल में जो भी डेटा इंसर्ट कर चुके हैं उसको अगर हम देखना चाहते हैं, तो उसके लिए कमांड होती है सेलेक्ट कमांड, ठीक है। तो सेलेक्ट कमांड कैसे काम करती है उसको देखते हैं। क्लास की रिकॉर्डिंग हो रही है, आपको मोबाइल से रिकॉर्डिंग करने की जरूरत नहीं है, ग्रुप में ऐड हो जाओ, आपको रिकॉर्डिंग कल की मिलेगी, आज की मिलेगी। सेलेक्ट नाम की कमांड होती है। सेलेक्ट कमांड हमारा क्या करती है, सेलेक्ट कमांड टेबल से डेटा को हमारा लाने वाला काम करती है। लेकिन सेलेक्ट कमांड के कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर हमें इसको बताने पड़ेंगे। पहला क्वेश्चन इसके ये है कि भाई आपकी टेबल में 3 कॉलम्स हैं, बताओ किस कॉलम का डेटा देखना चाहते हो, यानी कि सेलेक्ट कमांड कॉलम वाइज डेटा आपको दिखाती है, ठीक है, कॉलम वाइज दिखाती है। हमने कहा चलो एक काम करो, पहले रोल नंबर ही दिखा दो। अब दूसरा क्वेश्चन कि ये रोल नंबर कॉलम किस टेबल में मिलेगा, हो सकता है बहुत सारी टेबल हो जिसमें रोल नंबर कॉलम हो, तो आपको बताना पड़ेगा फ्रॉम, कहां से मिलेगा रोल नंबर, टेबल का नाम। तो ऐसे लग रहा है जैसे इंग्लिश में लिखा कोई स्टेटमेंट है, सेलेक्ट कर लो रोल नंबर को, कहां से, स्टूडेंट से। इसलिए एसक्यूएल का पुराना नाम क्या था, सिक्वल, स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। तो अब रोल नंबर कॉलम में जितनी वैल्यूज होंगी सारी वैल्यूज आपको मिलेंगी, लेकिन कॉलम सिर्फ कौन सा सेलेक्ट होगा, आपका रोल नंबर। जितनी वैल्यू थी सारी वैल्यू आपकी उसी ऑर्डर में सेलेक्ट हो गई जिस ऑर्डर में आपने इंसर्ट कराई थी। अब सर हम रोल नंबर के साथ मान लो मार्क्स भी देखना चाहते हैं, तो आप सेलेक्ट में मल्टीपल कॉलम्स को लिख सकते हैं कॉमा लगाते हुए, लेकिन ध्यान रखेंगे जिस ऑर्डर में आप लिखेंगे रिजल्ट में उसी ऑर्डर में फिर आपको दिखाई देंगे, टेबल में किस ऑर्डर में कॉलम बने हैं वो मैटर नहीं करेगा, ठीक है। तो अब मैंने यहां लिखा मान लो सेलेक्ट रोल कॉमा,
और यहाँ पर दूसरा मान लो आपने कहा मार्क्स। तो सर अब तीसरा भी क्यों छोड़ें, वो भी दिखा दो। हमने कहा तीसरा दिखा दो। तो सेलेक्ट कमांड में सेलेक्ट के बाद हम कॉलम का सिलेक्शन डिफाइन करते हैं। कॉलम का सिलेक्शन सिंगल हो सकता है, मल्टीपल हो सकता है। मल्टीपल होने पर कॉमा लगाकर आपको लिखना पड़ेगा। कॉमा जिस क्रम में आप लगाओगे उसी क्रम में रिजल्ट आपको दिखाई देगा। इट डजंट मीन कि टेबल ऐसी है। टेबल तो उसी ऑर्डर में कॉलम रखती है जिस ऑर्डर में आपने बनाए थे। ये तो इस पर्टिकुलर सेलेक्ट कमांड के रिजल्ट का फॉर्मेट है। इस सेलेक्ट का ये फॉर्मेट, टेबल तो जैसी बनाई गई थी वैसी ही होगी बिहाइंड द सीन, है ना। अब अगर आप किसी भी टेबल के सारे कॉलम को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप मैन्युअली सारे नाम ना लिखकर स्टार सिंबल का यूज भी कर सकते हैं। तो स्टार सिंबल रिप्रेजेंट ऑल कॉलम्स ऑफ ए टेबल। ऑल कॉलम्स ऑफ ए टेबल। तो आप अगर ऐसे बोलोगे कि स्टार का मतलब सारा डेटा ले आना, तो थोड़ा सा ना इनकम्प्लीट या अजीब सा लगता है। जबकि आपको लगेगा आप सही बोल रहे हो कि स्टार माने सारा डेटा आ गया, नहीं। सही वर्ड है स्टार का मतलब है सारे कॉलम सेलेक्ट होकर आ गए। डेटा वर्ड की जगह कॉलम वर्ड यूज करो, क्योंकि थोड़ी देर बाद आपको खुद लगेगा हाँ सर डेटा वर्ड गलत था। अभी तक हम जो बोलते आ रहे हैं बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक्चुअल मीनिंग स्टार का होता है ऑल कॉलम्स, ठीक है, ना कि ऑल डेटा। तो मैनुअल लिखना पड़ेगा। अगर आपको सारे कॉलम चाहिए तो ही स्टार काम करेगा, और अगर आपको स्पेसिफिक कॉलम्स चाहिए तो मैन्युअली फिर उतने कॉलम्स के नाम लिखने पड़ेंगे। देख लेते हैं अभी। ऑल कॉलम्स इन सेम ऑर्डर। दिखाओ कहाँ एरर आई हो। तो फ्रॉम तो लगाओ। फ्रॉम लिखना रह गया होगा। तो स्टार मींस ऑल कॉलम्स इन सेम ऑर्डर, है ना। सेम ऑर्डर किस ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में टेबल बनाते समय आपने बताए थे, है ना। चलो, अब यहाँ तक की जो कहानी है वो हमारी समझ में आ गई कि भाई हमारा सेलेक्ट कैसे करना है, इंसर्ट कैसे करना है। सेलेक्ट वाला जो चैप्टर है ये एक ऐसा चैप्टर है कि जब आपकी एसक्यूएल की आखिरी क्लास होगी तब भी आप इसे पढ़ रहे होगे। सेलेक्ट में 90% वेरिएशन होते हैं। मतलब पूरा कोर्स एसक्यूएल में अगर 100 कमांड है तो 9 कमांड हमारी या 90 कमांड 100 में से सेलेक्ट ही होती है। रिपोर्टिंग में सेलेक्ट का यूज होता है। जब भी आप रिपोर्ट बनाएंगे एज एनालिस्ट, आपको हर बार सेलेक्ट ही लिखनी पड़ रही होगी। सेलेक्ट के वेरिएशन होते हैं, बहुत वेरिएशन है। सेलेक्ट के साथ ज्वाइन लगा दिया, सेलेक्ट के साथ यूनियन लगा दिया, सेलेक्ट के साथ विंडो फंक्शन लगा दिया, सेलेक्ट के साथ नेस्टेड क्वेरी लगा दी, सेलेक्ट के साथ वेयर लगा दिया, हैविंग लगा दिया, ग्रुप बाई लगा दिया, ऑर्डर बाई लगा दिया, लिमिट लगा दी, पता नहीं कितने वेरिएशन है। तो पूरे कोर्स में सेलेक्ट जब तक कोर्स चलेगा तब तक चलेगी। हाँ, क्रिएट टेबल कह सकते हो पूरी हो गई, इसमें ज्यादा और कुछ नहीं है क्रिएट टेबल में। इंसर्ट वाली लगभग पूरी हो चुकी, इसमें और ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना है कि किसी एक्सेल फाइल के डेटा को इंसर्ट करना है तो कैसे करेंगे। क्योंकि ऑब्वियसली मैनुअली कहां तक टाइप करोगे आप ऐसे। आपको बल्क डेटा इंसर्ट करना है तो कोई फाइल होगी वहां से उठाकर इंसर्ट करना चाहोगे, बस उसकी कमांड और सीखनी है। बाकी तो हमारा इंसर्ट लगभग पूरी हो चुकी है। ठीक है, सेलेक्ट को समय के साथ अपना सीखते रहेंगे। अब अभी तक हम लोगों ने जो जो कमांड सीखी हैं उनको थोड़ा सा नोट्स की फॉर्म में अपना लिख लेते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम ज्यादा होते जाएंगे वैसे वैसे भूलते हुए चले जाएंगे।
यहाँ तक जो मैंने कराए, किसी का अगर नहीं हुआ हो, कोई क्वेश्चन है किसी का, तो पूछ सकते हैं। हाँ जी सर, बताइए क्या क्वेश्चन। तो जो अभी आपने डेटा सेट बनाना सिखाया है इसमें एंट्रीज तो कर लेंगे, ठीक है, आपने बता दिया। अगर हमें प्रीवियस की हुई एंट्री में से कुछ एडिटिंग करनी है तो वो पॉसिबल है क्या उसमें? हाँ हाँ, पॉसिबल है। कमांड्स बहुत सारी बची हैं, अभी तो हमने स्टार्ट किया है जस्ट। ओके सर। नहीं, एरर का रीजन कुछ और हो सकता है, अंडरस्कोर नहीं होगा। एक बार चेक करो एरर क्या आई है। अगर अंडरस्कोर लगाने से एरर आ रही है और उसको हटाने से एरर चली गई, ऐसा नहीं हो सकता। एरर जिस पॉइंट पर आ रही है उसका अंडरस्कोर से कोई मतलब खास होना नहीं चाहिए। देखो, नहीं तो आप कॉलम के नेम और डेटा टाइप के बीच में स्पेस तो मेंटेन करेंगे ही। ये डेटा टाइप हो गया ना, कॉलम का नेम और डेटा टाइप के बीच में स्पेस आएगा। नहीं नहीं नहीं, वो तो अलग दो वर्ड हो गए। अब जो कॉलम का नेम है, अगर उसमें कभी स्पेस का मन कर रहा है तो वो नहीं आएगा, उसकी जगह अंडरस्कोर लगाएंगे, सिर्फ कॉलम नेम वाले पार्ट में। तो कॉलम का नेम और उसका डेटा टाइप हमेशा स्पेस से ही सेपरेट होंगे, दूसरा कोई और तरीका नहीं है। तो एरर आ रही है। और जब नहीं लगा रहे थे तो वो अलग से स्पेस हो ही गए, इसलिए चलने लगा। चलो भाई, तो फटाफट से शॉर्ट में मैं यहां पर लिख रहा हूं। तो सबसे पहले ही कमांड हमारी होगी हाउ टू क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस को कैसे क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए जो कमांड है दैट इज क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम। तो इस कमांड का यूज करके आप अपनी डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हाउ टू स्विच डेटाबेस, जिस डेटाबेस में जाना है उसके लिए यूज कमांड होती है, यूज डेटाबेस नेम। तीसरा, हाउ टू लिस्ट ऑल डेटाबेसेस, शो डेटाबेसेस। ध्यान रखना, हाउ टू लिस्ट ऑल डेटाबेसेस ऑफ करेंटली लॉग्ड इन यूजर, नॉट ऑल द यूजर। तभी रूट यूजर के कितने हैं वो देखेगा। मान लो यूजर मैंने चार पांच बना दिए होते, तो जो यूजर लॉगिन कर रहा है ये कमांड सिर्फ उसी के दिखाएगी, है ना। शो डेटाबेसेस। अब शो डेटाबेसेस कमांड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको बदलना पड़े, हमेशा यही लिखना है। ठीक है। हाउ टू क्रिएट बेसिक टेबल। तो जो मैंने अभी आपको सिखाया है वो जस्ट बेसिक टेबल बनाने का सिंटैक्स है। उसमें अभी हम कांस्टेंट ऐड कर सकते हैं, वैलिडेशन वगैरह रूल ऐड कर सकते हैं, तो वो और थोड़ा एडवांस लेवल पर जा सकते हैं, बट फिलहाल अभी वो नहीं सीख रहे। तो उसके लिए क्रिएट टेबल, टेबल का नेम, ब्रैकेट, कॉलम नेम, कॉलम का डेटा टाइप, दूसरा कॉलम नेम, उसका डेटा टाइप, इस तरह से जितने चाहें उतने, सेमी कॉलन। तो बेसिक सिंटैक्स टेबल क्रिएट करने का ये हो गया। हाउ टू इंसर्ट रिकॉर्ड, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, वैल्यूज। अब जो पहली वैल्यू आएगी वो पहले वाले कॉलम के अकॉर्डिंग मैच होनी चाहिए उसके डेटा टाइप से, दूसरी वैल्यू दूसरे वाले से मैच होनी चाहिए।
वैल्यू वन, वैल्यू टू, डॉट डॉट डॉट। तो इंटीजर फ्लोट वैल्यूज डायरेक्ट लिखी जाती हैं, वैरचर टाइप की वैल्यूज को कोट्स के अंदर लिखा जाता है। अब इसी में कॉमा लगाकर मल्टीपल रिकॉर्ड भी इंसर्ट कर सकते हैं। चलो एस लगा देते हैं। एक करना होगा तो कॉमा हटा देना। तो इस तरह से जितने चाहें उतने अपने रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हो एक ही बार में। दूसरा सिंटैक्स लिख देते हैं, इंसर्ट इनटू, ये ऐसे कर देते हैं। इसको लिख देते हैं विद ऑल कॉलम वैल्यूज, विद नल कॉलम वैल्यूज। तो ऐसा कर सकते हैं कि किसी कॉलम की वैल्यू आपने नल इंसर्ट कर दी, बाकी आप अपना चलते चले जा रहे हैं। तो अब इसका मतलब है कि सेकंड कॉलम जो भी होगा उसकी वैल्यू हमें नहीं जानते, तो उसकी जगह हमने क्या इंसर्ट कर दिया, नल इंसर्ट कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी रिकॉर्ड में किसी कॉलम की वैल्यू आप नल इंसर्ट कर सकते हैं जब आप उसको एक्चुअल नहीं जानते। इसी का दूसरा तरीका है कि इसी काम को आप ऐसे भी कर सकते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल नेम कॉलम वन, कॉलम टू, वैल्यूज, वैल्यू वन और वैल्यू टू। अब इसके अलावा जितने भी कॉलम्स और टेबल में रहे होंगे ऑटोमेटिकली उन सब के लिए नल इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी कॉलम की वैल्यू नल बताने के दो तरीके हैं। मैन्युअली नल लिखते चले जाओ, इंसर्ट करो। दूसरा, आप बार बार नल लिखने से बचना चाहते हो तो पहले ही बता दो किन किन कॉलम को इंसर्ट करना है, बस उतनी वैल्यू लिखनी है। ऑटोमेटिकली जिन कॉलम्स को आपने स्पेसिफाई नहीं करा उनमें नल वैल्यू इंसर्ट अपने आप हो जाएगी। हाउ टू फैच डेटा। सेलेक्ट कॉलम वन, कॉमा कॉलम टू, कॉमा डॉट 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 फ्रॉम टेबल नेम। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। अब थोड़े से वेरिएंट अभी पढ़ा देता हूं, और सारे पॉसिबल नहीं है पढ़ा पाना, सारे तो लास्ट क्लास तक खत्म होंगे। तो जो अभी तक हमने पढ़ा है उसमें क्या क्या और हम वेरिएंट इस्तेमाल कर सकते हैं उसको देखते हैं। मैं ये चाहता हूं कि मुझे बस शुरू के दो रिकॉर्ड दिखा दो। बताओ क्या पूछना है। अब आपका नाम तो मैं ले नहीं पाऊंगा क्योंकि आपने नाम तो लिखा ही नहीं है अपना। जो नाम दिख रहा है बोलूंगा तो अजीब लगेगा। बताओ सर। अ, सर मेरे में मतलब कि सीएमडी कमांड लाइन नहीं आ रही है मेरे डेस्कटॉप पे, सर ये कंप्यूटर लैपटॉप। सीएमडी नहीं है, आपने माई सिक्वल इंस्टॉल कर लिया। यस सर। उसके बाद सर्च में जाओ, ठीक है सर, सर्च में। यहाँ लिखो माई एसक्यूएल।
ठीक है सर। अब देखो ऐसा आइकन आया जैसे मेरे में आ रहा है। यस सर, आ रहा है, लेकिन मेरा बस तो 8.0। नहीं तो मेरा और आपका अपने आप नहीं है, आपने जो इंस्टॉल किया होगा वो आपके में आ रहा होगा। आपने माई SQL 8 इंस्टॉल करा है इसलिए आपका 8 आ रहा होगा। जो भी आ रहा आप उस पर कर लो प्रैक्टिस, कोई इशू नहीं है, 8 पे कर लो। ठीक है, क्लिक करो, अपना लॉग इन करो, इस पे कर सकते हो प्रैक्टिस। और अपना नेम रीनेम कर दो, बीवो कहने में अच्छा नहीं लगेगा आपको, अपना नाम रीनेम कर दो। ठीक है सर। चलो अब आगे देखते हैं। मान लीजिए मैं चाहता हूं मुझे बस जो सबसे पहले दो रिकॉर्ड इंसर्ट हुए थे बस वो दिखा दो, मुझे एक अंदाजा हो जाएगा कि कैसा डेटा है ना। एक काइंड ऑफ जैसे थंबनेल होता नहीं है किसी इमेज का, एक अंदाजा देने के लिए कि क्या है, उसी तरह से मुझे बस शुरू के दो रिकॉर्ड दिखा दो। सारे नहीं देखना चाहता, मान लो इसमें 6 लाख रिकॉर्ड होते तो सारे थोड़े देखेंगे अब। ठीक है, तो अब आप क्या कर रहे हो, इस बार आप रोज पे कंट्रोल लगाना चाह रहे हो। कॉलम पे कंट्रोल लगाने के लिए सेलेक्ट के बाद वाला हिस्सा होता है, ये कॉलम्स को कंट्रोल करता है। स्पेसिफिक कॉलम ले आओ, एक कॉलम ले आओ, स्टार लगा दो, सारे कॉलम ले आओ। लेकिन अभी तक के जितने सेलेक्ट पड़े हैं उसमें रोज की बात नहीं हो रही है, रोज सारी मिलेंगी आपको। ठीक है, अब हम रोज के साथ कुछ वेरिएशन करेंगे, तो लिखा मैंने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स लिमिट। लिमिट एक हमारा क्लॉज कहलाती है, तो एक वर्ड है जिसका नाम है क्लॉज। क्लॉज का कॉन्सेप्चुअल मीनिंग होता है जो रोज को कंट्रोल करे, उसे हम क्लॉज कहते हैं। तो ऐसे एसक्यूएल के अंदर बहुत सारी क्लॉजेज हैं। जितनी क्लॉजेज हैं उनका पर्पस एक ही है, सेलेक्ट में रोज को कंट्रोल करना। या किसी भी कमांड में अगर हम कोई क्लॉज इस्तेमाल करते हैं तो रोज को कंट्रोल करने के लिए वो हमारी यूज होती है। तो क्लॉज में बहुत सारी होती हैं। ठीक है, जैसे लिमिट हो गई, ऑर्डर बाई हो गई, ग्रुप बाई हो गई, हैविंग हो गई, वेयर हो गई, और बहुत सारी हैं, ओवर हो गई। तो फिलहाल हम पहली क्लॉज पढ़ रहे हैं लिमिट। तो लिमिट क्लॉज टेबल के नेम के बाद लिखेंगे और यहां पर वो संख्या बताएंगे जो आप लिमिट करना चाहते हैं सिलेक्शन में। हमने कहा स्टार्टिंग की 2 रोज, बस स्टार्टिंग की 2 रोज आएंगे। तो ये उस सिनेरियो में अच्छा है जब एक आप काइंड ऑफ आइडिया लेना चाहते हैं अपने डेटा का, आपके टेबल में लाखों रिकॉर्ड हैं, नहीं तो लाखों देखेंगे कुछ समझ नहीं आएगा क्या है वो। ठीक है, अब मैं चाहता हूं शुरू के दो रिकॉर्ड छोड़ने के बाद आगे के 3 दिखाओ। शुरू के 2 को स्किप कर दो, उसके बाद के 3 दिखाओ। तो 3 दिखाओ लेकिन स्किप करने के बाद शुरू के 2। तो लिमिट के साथ आप ऑफसेट यूज करते हैं। ऑफसेट वर्ड की जगह अगर ये स्किप ही बना देते तो आपको आसान हो जाता है, इसका पर्यायवाची समझ लो स्किप। तो मुझे जो लगता है स्किप वर्ड उन्होंने क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ऑफसेट वर्ड में एक बात छुपी होती है, स्किप फ्रॉम स्टार्टिंग। बीच में से स्किप नहीं कर सकते, और खाली स्किप वर्ड अगर दे देते तो आपको लगता कहीं से भी स्किप कर लो, कहीं से नहीं कर सकते। ऑफसेट सिर्फ शुरू से स्किप करने का काम करता है। ऑफसेट का मतलब है स्किप फ्रॉम स्टार्ट, बीच में से नहीं कर सकते। ठीक है, तो शुरू से 2 रो स्किप कर दो, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। उसके बाद की 3 हमें चाहिए, 1 2 3। तो इस तरह से अगर आप डेटा का एक प्रीव्यू देखना चाहते हो कि क्या डेटा है, तो आप उस सिनेरियो में लिमिट का यूज जनरली कर लेते हो। ठीक है, नहीं कॉलम के लिए तो कॉलम का नाम ही लिखना पड़ेगा। स्टार की जगह आप कॉलम को लिमिट करना चाहते हो तो बताओ कौन सा चाहते हो, जो चाहते हो उसका नाम लिख दो, उसकी अलग कमांड होगी। तो अभी हम टेबल को चेंज करने के लिए कुछ नहीं जानते। हमने जो रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया है, मान लो गलती हो गई, किसी के मार्क्स थे कुछ, इंसर्ट हो गए कुछ,
अब हमसे कह रहे हैं सही करो, तो ऑब्वियसली कोई कमांड होगी इस काम को करने की। अब कोई कह रहा है सर इसमें ये तो बताओ कौन सा स्टूडेंट किस कोर्स में रजिस्टर्ड है, किसका डेटा साइंस है, किसका ईआई है, तो एक कॉलम और बना दो। तो आएंगे, उस पर भी आएंगे, बट फिलहाल पहले इतना समझते हैं पहले। तो एक है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम लिमिट एन। लिमिट एन का मतलब हो गया स्टार्टिंग के एंड रिकॉर्ड्स सेलेक्ट होंगे। इट विल सेलेक्ट ओनली फर्स्ट एंड रिकॉर्ड्स। ठीक है। इसमें आप ऐसे भी कर सकते हो, लिमिट एन ऑफसेट के। ऑफसेट के का मतलब है स्टार्टिंग के रिकॉर्ड स्किप होंगे और उसके बाद के एंड रिकॉर्ड्स आपको दिखाए जाएंगे। तो रोज लिख रहा हूं तो रोज ही लिख दिया, अलग अलग ना लिखकर। तो आप सेलेक्ट के साथ लिमिट, सेलेक्ट के साथ लिमिट प्लस ऑफसेट दोनों का यूज कर सकते हैं। उसके बाद अब मान लीजिए मुझसे कहा गया कि जनरली स्टूडेंट का डेटा है, तो कॉलेज वाले, यूनिवर्सिटी वाले उस स्टूडेंट को पहले देखना चाहेंगे जिसके ज्यादा नंबर आए हैं, जिसके कम आए हैं उसके बाद में देखेंगे। ठीक है। तो अब हम टेबल में डेटा का रोज का ऑर्डर बदलना नहीं चाहते, सेलेक्ट करते समय अपने हिसाब से देखना चाहते हैं। टेबल में जो जैसा है वैसा ही रहे, लेकिन जब हम देखने आए तो हमारे हिसाब से दिखा दो बस। तो अब ऐसा करने के लिए सेलेक्ट के साथ ऑर्डर वाई क्लॉज लगाई जाती है। ऑर्डर वाई, ऑर्डर वाई क्लॉज का काम होता है रोज का क्रम डिफाइन करना ड्यूरिंग दिस सिलेक्शन, ना कि टेबल के अंदर। ठीक है। तो अब आप बताओ, आपको अपने रोज का ऑर्डर किस कॉलम के हिसाब से डिसाइड करना है। जैसे आपने सोचा कि हाईएस्ट मार्क्स के हिसाब से देखना चाहते हैं, हो सकता है कोई बोले नहीं मैं तो अल्फाबेटिकल नेम के हिसाब से देखना चाहता हूं। तो जो भी आपका है वो आपको ऑर्डर वाई के बाद बताना पड़ेगा कॉलम का नाम। मान लीजिए मैंने कर दिया मार्क्स। अब दो ऑर्डर होते हैं, असेंडिंग ऑर्डर छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग ऑर्डर बड़े से छोटा। आपको यहां ऑर्डर बताना पड़ेगा, DESC। डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए DESC यूज होता है। अब सर इस कॉलम में सबसे बड़ी वैल्यू ये है, सबसे पहले कौन आएगा ये। लेकिन सर वो नल के बारे में कुछ, नल को कैसे, तो नल वैल्यू सबसे लीस्ट वैल्यू मानी जाती है। तो जब ऑर्डर में नल वैल्यू आती है तो ये कंसीडर करके उस वैल्यू को रखा जाता है, नल वैल्यू को, कि वो सबसे छोटी वैल्यू है। इसका मतलब सबसे पहले ये वाली रो आएगी पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे ये वाली आनी चाहिए, तीसरे पे ये आनी चाहिए, चौथे पे ये आनी चाहिए। अब मामला उलझ गया, टाई हो गया, ये दोनों छोटे हैं सबसे, तो इन दोनों में अब पहले किसको नंबर मिलेगा। तो उस केस में फिर जो पहले इंसर्ट हुई थी फिर वही रिजल्ट में आपको देखेगी। तो पहले इंसर्ट कौन सी हुई थी, ये वाली, अब यही वाली आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ये देखो, सोचो अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर लगाऊंगा तो असेंडिंग ऑर्डर के लिए मैं क्या लिखूंगा, ASC, जहां पर
हम ऑर्डर वाई में डिसेंडिंग लिख रहे थे कीवर्ड, उस कीवर्ड की जगह ASC कीवर्ड लिखेंगे। तो पहले दोनों नल आएंगे, उसके बाद बाकी आएंगे। अगर यूनिवर्सिटी मार्क्स की लिस्ट डिस्प्ले करती है, दो स्टूडेंट के मार्क्स सेम हैं, तो पहले नाम किसका लिख कर आएगा, कैसे इन जनरल डिसाइड होता होगा? किसके? स्टूडेंट के नेम के। मार्क्स तो सेम है ही, तो मार्क्स सेम होने पर या तो रोल नंबर यूज करेंगे सेकंड प्रायोरिटी पर, जिसका रोल नंबर पहले आता है उसका दिखा देते हैं, या उसका नेम का अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज कर लेते हैं। तो अगर मैं सेम सिनेरियो यहां लिखना चाहूं तो, कि मार्क्स का तो डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, उसके बाद फिर यहां पर क्या लिखेंगे, कॉमा लगाकर लिख सकते हैं दूसरा कॉलम। क्या नाम है हमारा दूसरे कॉलम का, जिस पर हम चाहते हैं नेम, नेम का असेंडिंग ऑर्डर। तो अब ये तब इस्तेमाल होगा जब किन्हीं दो रोज में मार्क्स की वैल्यू सेम हो गई। जब भी आप अपना ऑर्डर डिफाइन करते हो और आप ऑर्डर बताते नहीं हो, तो ऑटोमेटिक असेंडिंग हमारा अपने आप चल जाता है। तो अगर आप ऑर्डर वाई में किसी भी कॉलम का असेंडिंग डिसेंडिंग ना बताओ, तो ऑटोमेटिक असेंडिंग चलेगा। लेकिन आपने एक का बता दिया और एक का नहीं बताया, तो जिसका बता दिया उसका तो वही मानेंगे, और जिसका नहीं बताया उसका ऑटोमेटिक असेंडिंग ही रहेगा। पहले वाले का क्या था उससे इसको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब पी पहले आ रहा है, क्योंकि एबीसीडी में पी पहले आता है और आर बाद में आता है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपना टेबल में रोज का ऑर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं। डिफॉल्ट ऑर्डर आपका असेंडिंग होता है जब आप नहीं बताएं तो। तो इस तरह से ऑर्डर वाई में जितने कॉलम आप लिख रहे हो, हर नेक्स्ट कॉलम तब इस्तेमाल होता है जब प्रीवियस सारे कॉलम में वैल्यूज टाई हो रही हैं। नहीं हो रही हैं तो फिर हमारा पहले वाले कॉलम से रिजल्ट आपका आएगा, ठीक है। और सेकंड कॉलम में ऑर्डर सिर्फ उन वैल्यूज के लिए जिनमें टाई है, सिर्फ उसके लिए डिसाइड होता है। बाकी वैल्यू का ऑर्डर तो पहले वाले से डिसाइड हो चुका है, ठीक है। और अगर सारे कॉलम आपके बताए हुए डिक्टो सेम निकल आए और कहीं पर भी हमारा अलग वैल्यू है ही नहीं, तो लास्ट में हमारा क्या होगा, इंसर्टेड ऑर्डर यूज होगा, ठीक है। इफ ऑल कॉलम वैल्यूज आर सेम, , 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
इंसर्टेड ऑर्डर इज यूज्ड। इसका आंसर आने वाले क्लास में बदल जाएगा, अभी हमने जितना पढ़ा है उसके हिसाब से इतना है। ऑल कॉलम वैल्यूज आर सेम। अब हम चाहें तो लिमिट और ऑर्डर वाई को मिक्स करे हुए यूज कर सकते हैं। जैसे मार्क्स डिसेंडिंग लिमिट टू। इंटरप्रिटेशन क्या होगा इसका? पहले तो हम चाहते हैं कि हमारे टेबल के डेटा को मार्क्स के डिसेंडिंग हाईएस्ट से लोएस्ट में ले आओ, उसके बाद जो आ जाए उसमें से दो निकाल के दिखा दो। इसका मतलब बस ये दोनों देखनी चाहिए मेरे लिए। तो हम ऑर्डर वाई और लिमिट दोनों को एक साथ यूज कर सकते हैं, लेकिन सीक्वेंस पहले ऑर्डर वाई आएगा, उसके बाद लिमिट आएगा। अगर आपने पहले लिमिट लिख दिया बाद में ऑर्डर वाई कर दिया तो एरर आएगी। ऑर्डर बाई और लिमिट दोनों एक साथ यूज कर सकते हैं। हमने कहा चलो एक बार करके देखते हैं, हो सकता है चलने लगा हो अब। तो हमने क्या करा, पहले लिमिट कर दिया टू, फिर कर दिया ऑर्डर बाई मार्क्स डिसेंडिंग। एरर। पहले ऑर्डर बाई आएगा, उसके बाद लिमिट आएगा। अब मुझे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट बनानी है, तो उसमें स्टूडेंट आएगा और अपना रोल नंबर बताएगा, बटन पे क्लिक करेगा, गेट रिजल्ट। और जिस रोल नंबर को मैं यहां दूंगा बस उसका रिजल्ट आना चाहिए, सबका डेटा थोड़ी दिखाना है मुझे वहां पर। तो मुझे पर्टिकुलर रो को ही रिजल्ट में दिखाना है। तो पर्टिकुलर रो को कैसे दिखाओगे? तो ऐसा करने के लिए हमारे पास क्लॉज होती है वेयर। तो जब भी रोज पे कुछ कस्टमाइज करना है तो हेडिंग का नाम है क्लॉज। कौन सी क्लॉज लगनी है ये सीखनी होती है, कि ऑर्डर बाई क्लॉज लगनी है या लिमिट क्लॉज लगनी है या वेयर क्लॉज लगनी है या हैविंग लगनी है, वो सीखते सीखते सीख जाएंगे। ठीक है। तो अब वेयर, तो वेयर क्लॉज में आप अपनी कंडीशन बताते हो, अपना क्राइटेरिया बताते हो कि कौन सी रो आप पैच करना चाहते हैं। इट इज लाइक जैसे एक्सेल में फिल्टर लगाते हो उस तरह से वेयर इज लाइक ए फिल्ट्रेशन ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है। तो वेयर मान लो रोल नंबर पे लगाया है, रोल नंबर इक्वल टू क्या होना चाहिए, मान लो टू होना चाहिए। तो अब ये कमांड हमारा सिर्फ उन रिकॉर्ड को लाकर आपको देगी जहां पर ये कंडीशन ट्रू हो रही है। अब हम जानते हैं कि सर ये कंडीशन एक ही जगह ट्रू हो सकती है, मान लो और ज्यादा हो रही होती तो वो भी आते। तो कंडीशन जहां जहां ट्रू होगी वो सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे। तो फिलहाल तो एक ही आ गया।
और अगर सर मैंने यहाँ पे 22 लिख दिया होता तो कोई रिकॉर्ड तो मैच हुआ ही नहीं, तो रिजल्ट एम्प्टी बनकर आएगा। तो एम्प्टी सेट जब आए तो वेबसाइट पे दिखाओगे इफ एल्स लगा के रिकॉर्ड नॉट फाउंड, उससे थोड़ी दिखाएंगे एम्प्टी सेट है। एंड यूजर को तो एक फ्रेंडली मैसेज दिखाएंगे। तो इस तरह से अगर हम किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को हिट करना चाहते हैं तो हम वेयर में अपनी एक कंडीशन प्रोवाइड करते हैं और उस कंडीशन के साथ इस काम को हम कर सकते हैं। अब ये जो सेलेक्ट के वेरिएशन में वेयर आया, अब वेयर के अंदर बहुत सारे वेरिएशन है। तो वेयर के आगे आप जो कंडीशन लिखते हैं, ये कंडीशन 10-12 तरह की हो सकती हैं। उनमें से मैंने एक पढ़ाई है बस अभी, है ना। इस तरह से हम क्लॉज कितनी लिख सकते हैं वो हम पढ़ रहे हैं। उनमें से एक क्लॉज है वेयर, वेयर के भी 10-12 वेरिएंट हैं। ठीक है, अभी हमने बस एक पढ़ा है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। चलो फिलहाल आज इतना ही रखेंगे। बाकी और सिनेरियोज, जैसे किसी ने पूछा एडिट कैसे करेंगे, नया कॉलम कैसे बनेगा, या मैंने बताया वेयर के 10 से ज्यादा वेरिएट हैं, तो वो सब भी रह गया है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। कोशिश करो 130 पर आप आ जाओ, मैं 130 पे शुरू हो जाऊं, है ना। चलो।